समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत विस्तार से चर्चा हो रही है व्यक्तित्व विकास की और आपके बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हैं जिनका उत्तर भ्राता जी लगातार हमें दे रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इन उत्तरों को पाकर संतुष्ट हो रहे होंगे और जो अभ्यास आपको दिए जा रहे हैं उन अभ्यासों को करके आप अपने व्यक्तित्व को निखार रहे होंगे, उसे उन्नति की ओर ले चल रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि सचमुच अंदर जो दबा हुआ भय था, डर था, वो निकल गया है और जो व्यक्तित्व है सचमुच पूरी तरह खिल के सामने आ रहा है। हमारा लक्ष्य भी यही है कि आपका सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो और आप संसार में ऐसे चमकें जैसे सूर्य चमकता है, ताकि सभी आपकी ओर देखें, सभी आपसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसीलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो शेष रहे हुए प्रश्न थे उन्हें लेकर हम पुनः उपस्थित हुए हैं भ्राता जी के साथ। आइए भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 अभिनंदन है। बहुत सारी मेल्स जैसे पिछली बार भी हमने लिए थे, कुछ मेल्स रह गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के प्रश्न, उनसे मैं शुरुआत कर रहा हूं आज के सेशन की। भ्राता जी, पहला जो हमारे पास मेल आया है ये मेल है पवन सूर्यवंशी का प्रतापपुर से और ये कहते हैं कि मैं बचपन से बहुत शांत व संकोची स्वभाव का हूँ। इस वर्ष मैंने हायर सेकेंडरी पास किया है और अब कॉलेज जाऊँगा। मैंने कॉलेज के बारे में सुन रखा है कि वहाँ मेरे जैसे लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं अपनी शांत व संकोची पर्सनालिटी को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड और डरा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ, कृपया मार्गदर्शन दें। हाँ, ये समस्या भी कई युवकों के साथ आती है जी। और विशेष बात ये है कि इन्हें अपने संकोच की और अपने अति शांत स्वभाव की जानकारी है। जी। शांत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी गुण अगर अति में चला जाता है तो वो खतरनाक भी हो सकता है। जी। जहाँ हमें शांत न रहना हो वहाँ हम शांत रह जाएं और जहाँ हमें चुप रहना हो वहाँ हम चुप न रहें तो हमारे व्यक्तित्व की जो चमक है इससे फीकी पड़ जाती है। जी। तो इसमें एक प्रॉपर परखने की शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इनका स्वभाव बहुत संकोची है। ये हर जगह अपने को जरा शर्मीला सा पीछे पीछे बात करने से घबराए किसी कार्य हुए को करने से घबराना ऐसा महसूस करते हैं। तो इन्हें अपने स्वमान को जगाने की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन इनकी शांति भी इनका व्यक्तित्व बन जाए इसके लिए भी इन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे अध्यात्म में दो चीज़ें बहुत सुंदर हैं। एक है अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाना। तो शांत, क्योंकि ये शांत स्वभाव के हैं तो निश्चित रूप से इनका मन भी अच्छा शांत रहता होगा कंपैरेटिवली। तो उस शांति का लाभ उठाते हुए ये जरा मनन चिंतन प्रारंभ करें। कुछ भी पढ़ें, उस पर मनन करें, अपने भविष्य के बारे में मनन करें, अपने लक्ष्य के बारे में मनन करें। ऐसा मनन करें कि मुझे खुश रहने के लिए 10 बातें लिखनी हैं, मुझे निर्भय होने के लिए 5 बातें पहले लिखनी हैं, मुझे सफलता को प्राप्त करने के लिए 10-15 पॉइंट्स लिखने हैं, मुझे अपनी कमियां लिखनी हैं 10, मुझे अपनी 10 योग्यताएं लिखनी हैं। इस तरह ये एक चिंतन की शुरुआत करें। तो ये जो चिंतन है हमारी शांति को शक्ति में बदल देता है। जी। ये एक विशेष बात है। तो हमारी शांति हमारी कमजोरी नहीं रह जाती और हमारे चेहरे पर भी जो हमारा व्यक्तित्व झलकता है उसमें भी एक शक्तिशाली होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो साथी जो हंसी मजाक करेंगे इनसे या इन्हें चिढ़ाएंगे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ये बहुत एक अच्छी चीज़ इन्हें शुरू कर देनी चाहिए। रही बात संकोची स्वभाव की, मैं फिर से इन्हें कहूँगा कि बोलना प्रारंभ करें थोड़ा। अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ी बातचीत करना प्रारंभ करें। ऐसे नहीं सब बातचीत कर रहे हैं और ये केवल सुन रहे हों। ये उस बातचीत में पार्टिसिपेट करने का अब शुरुआत कर दें। ये इससे इनका जो अंदर में एक हेजिटेशन है, जो संकोच है, वो धीरे धीरे खुलेगा और लोग भी इनको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे और हो सकता है इनके अंदर कई महानताएं,
कई योग्यताएं, कई तरह की दृढ़ताएं भी हों जो संकोची स्वभाव ने दबाकर जैसे लोप जैसी कर दी हैं, वो भी निकल कर बाहर आएंगी। सबको भी उनका पता चलेगा। मेरे पास ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं बिल्कुल इसी चीज़ के। मेरा अपना भी यही है। बचपन से मैं संकोची था और शांत भी बहुत रहता था। फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना ये मुझे कम भाता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे मेरी इस कमी का पूरा आभास हुआ और मैंने इन 2 चीज़ों के द्वारा इस पर विजय पाई। तो मैं इनको भी यही राय दूंगा, अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाएं और सबसे मिलना जुलना प्रारंभ करें। हमारे यहाँ तो एग्जीबिशंस लगती हैं तो सबको मौका मिलता है हर चित्र पे सबको एक्सप्लेन करने का। उससे जो एक संकोच है वो समाप्त होने लगता है। बिल्कुल, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को थोड़ा ओपन अप करें और थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करें। जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या परिवार में भी अपने भाई या बहन के साथ खुल करके बात करने का अभ्यास प्रारंभ करें, क्योंकि यदि संकोची हैं तो आगे चल के निश्चित रूप से जैसे इंटरव्यूज़ में जाएंगे या हायर स्टडीज़ इनको करनी होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। टोटल रिलेशनशिप में बहुत संकोची स्वभाव मनुष्य को बहुत पीछे रखता है और उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा और लोगों को डर भी रहेगा, पता नहीं इसके अंदर चल क्या रहा है। हाँ। उससे लोग थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो उसके व्यक्तित्व का जो एक आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि भले शांति एक गुण है लेकिन संकोच को त्यागें, शांत रहते हुए अपने आंतरिक गुणों का विकास करें, मनन चिंतन जैसे आपने कहा विकास करें और थोड़े ओपन अप हों, सबसे घुले मिलें, बात करें ताकि आपके विचार दूसरों तक पहुंच सकें और उनके विचारों को भी आप अपने पास ले करके आगे बढ़ सकें। भ्राता जी, अगला जो हमारे पास प्रश्न आया है ये है योगिता अमरावती से लिख रही हैं और ये कहती हैं कि यदि मेरे दोस्त मुझसे आगे बढ़ रहे हों तो मैं अपने अंदर ईर्ष्या की भावना की बजाय उनके लिए अच्छी भावना कैसे रखूं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है भ्राता जी। आमतौर पे यंगस्टर्स में ये होता है कि यदि साथी आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या के भाव आ जाते हैं। ऐसे में शुभ भावना रखना, उनको इनकरेज करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। उसमें ये है कि नारी जाति पहले से ही ईर्ष्या का ज़्यादा शिकार हुई है। हाँ, कितनी भी अच्छी हो ना, कितनी भी शुभ चिंतक हो, अपनी बहन ही क्यों ना हो सकी, उसको भी आगे बढ़ते देखेंगे तो उनको ईर्ष्या होने लगेगी, मैं क्यों नहीं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि मनुष्य को इस ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए और स्वयं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आगे बढ़ रहा है उसे ईर्ष्या करके तो हम पीछे हटेंगे, क्योंकि ईर्ष्या भी एक अग्नि है जो हमारी आंतरिक शक्तियों को जलाकर नष्ट करती है। तो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। कॉमन बात मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो जाएं, क्योंकि ईर्ष्या करना ये कॉमन टेंडेंसी है मनुष्य की। इसको हम ज़्यादा तूल ना दें, बिल्कुल लाइटली ले लें। हम किसी से ईर्ष्या ना करें, को अपनी ऐसी मेंटलिटी बनाएं, कोई आगे बढ़ रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उसको धन्यवाद दें और हो सके तो उससे सीख लें, कुछ अच्छी प्रेरणाएं ले लें, उससे बातचीत भी करें। देखिए यहाँ भी वही बात होती हो कि बात नहीं करते, बस उसको आगे बढ़ता देख के जलते भुनते रहते हैं, लेकिन बात करें तो हो सकता है कुछ अच्छे टिप्स हमें मिल जाएं आगे बढ़ने के लिए और हम दोनों मिलकर आगे बढ़ें। तो एक ऐसा समझौता हम कर लें, ऐसे कोऑपरेटिव हो जाएं कि दोनों मिलकर आगे बढ़ें। तो जब दोनों ही आगे बढ़ेंगे तो दोनों को ही बहुत खुशी होगी। तो ऐसी शुभ भावना से अपने मन को भरें। देखिए, जिसके मन में अपने लिए शुभ भावना होती है उसी के मन में दूसरों के लिए भी शुभ भावनाएं होना सहज हो जाता है। तो मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं सोचूं जब मैं आगे बढ़ रही हूँ
तो मुझसे कोई ईर्ष्या करेगा, मेरी लेग पुलिंग करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी मेरे लिए अच्छी भावनाएं रखें, मुझे आगे बढ़ने में कोऑपरेट करे हर व्यक्ति। तो यही भावना हम दूसरों के लिए रख लें। कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई हमारे सगे संबंधी हैं, साथी हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो ये चाहते होंगे कि हम उन्हें कोऑपरेट करें, हम उन्हें अप्रिशिएट करें, हम उनके लिए अच्छी फीलिंग्स रखें, वाह वाह करें, उन्हें बहुत अच्छा कहें। तो इस बात को जानते हुए हम दूसरों को ये मदद करें, तो दूसरों की एक्चुअली गुड विशेज फिर रिटर्न होकर हमें आएंगी। इससे एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी हो जाती है भ्राता जी कि एक अच्छा माहौल बन जाता है, वातावरण अच्छा होता है, संबंधों में बहुत मिठास रहती है। और यदि हम ईर्ष्या ही कर रहे हैं तो खुद तो जल भुन रहे हैं, लेकिन संबंधों में भी एक दूरी बनती चली जाती है और हम सीखने की बजाय पीछे के पीछे रह जाते हैं। हम बचपन में सुना करते थे कि यदि चांद सूर्य से ईर्ष्या करने लगे कि मेरे अंदर भी वैसी तपिश हो, या सूर्य चांद से ईर्ष्या करने लगे कि चांद जैसी शीतलता मुझ में हो, तो ये संभव नहीं है, खेल ही बिगड़ जाए। बिल्कुल। और साथ ही ये भी सिखाया जाता था भ्राता जी कि ये रंगमंच है, यहाँ हर एक एक्टर है, हर एक के अलग अलग पार्ट हैं, हर एक अपना अपना रोल कर रहा है, तो आप अपने पार्ट को बेहतर ढंग से करें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है बनिस्बत दूसरे के पार्ट से आप ईर्ष्या। हमारी दादी प्रकाश मणि जी होती थी, जो अब नहीं है इस संसार में, वो हमेशा कहा करती थी, हमें उनकी ये बात बहुत सुंदर लगती थी, दूसरे आगे बढ़ें मेरा दिल ठरे, ठरे माना ठंडा हो, मुझे बहुत खुशी हो, जैसे दिल शीतल हो गया कि सब आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम अपने फ्रेंड सर्किल में एक ऐसी अच्छी भावना पैदा कर लें कि हम एक विशाल परिवार हैं, संसार को परिवार मानने की बात तो शायद कहने मात्र होती है, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हमारा जो अपना एक सर्किल है, मान लो 15 लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हम एक सुंदर परिवार हैं। और परिवार में जब एक आगे बढ़ता है तो पूरा मानो परिवार ही आगे बढ़ता है ना, पूरे परिवार का नाम होता है। तो हम एक फैमिली फीलिंग्स ले आए अपने संगठन में, और दूसरे जब आगे बढ़े हमारा दिल ठंडा हो, हमें बहुत खुशी हो, ये भी आगे बढ़ रहे, हम भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये भी तो होता है भ्राता जी, यदि दूसरा आगे बढ़ रहा है और हम एप्रिसिएट करते हैं, उसे सहयोग करते हैं, तो दूसरा भी फिर हमें एप्रिसिएट करता है, हमें सहयोग देता है, तो केवल वही आगे नहीं बढ़ते, लेकिन हम भी अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और सत्य तो यही है, जो दूसरे को देखकर जलता है उसे देखकर कोई और जलता है, जो दूसरों का आगे बढ़ता देख रोकता है, उन्हें रोकना चाहता है, उसे भी कोई रोकना चाहेगा। ये कर्मों की फिलोसॉफी है। इसको ध्यान में रखते हुए जो आगे बढ़ रहा है, हमें उसके लिए अच्छी अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, खूब आगे बढ़ो, उसे कोऑपरेट करना चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए तुम्हें आगे बढ़ने में, तुम्हें ये प्रोग्रेस करने में हमारी कोई मदद चाहिए तो वी आर रेडी फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सुंदर और बहुत विशाल भावना होगी, जिससे कि संबंध और साथ ही संगठन में बहुत प्रेम का वातावरण बना रहेगा। भ्राता जी, जो अगला प्रश्न हमारे पास आया है ये है सूरत से भावेश पटेल जी लिख रहे हैं, और ये कहते हैं कि क्या व्यावहारिक असंतुलन जैसे पागलपन, आक्रोश या हिंसात्मक जो वृत्ति है उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, कोई भी बीमारी आई है, इस तरह की कमजोरी आई है, क्योंकि भ्राता जी ये डायरेक्ट हमारे व्यावहारिक व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातें हैं। यदि आप पागलपन या आपका जो आक्रोश, गुस्सा है, या हिंसात्मक वृत्ति की जो ये बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति में ये है, तो उसके व्यक्तित्व को तो खैर धूमिल कर ही रही है, लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल, हर चीज को बदलने की पूरी संभावना है, और हमारा जो राजयोग मेडिटेशन है इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। देखिए, राजयोग में क्या होता है, जब हम ये अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, दूसरा मैं आत्मा प्योर हूँ, तीसरा मैं आत्मा एनर्जी हूँ, पावर है मेरे पास, तो जिस तरह का हम संकल्प करते हैं उसी तरह की तरंगें यहाँ से हमारे ब्रेन में पहुँचने लगती हैं। तो हमने सोचा मैं पीसफुल हूँ, हम बार बार ये अभ्यास कर रहे हैं, मैं आत्मा तो पीसफुल हूँ, पीस इज माय नेचर, पीस इज माय नेचर। तो आत्मा से पीसफुल वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं, उससे जो क्रोध के वाइब्रेशंस हैं, जो क्रोध की तरंगे हमारे ब्रेन में छप गई हैं, वो समाप्त होने लगेंगी। और अभ्यास करते करते हमारा जो ये
इमोशनल एक फीलिंग्स होती है बहुत ज़्यादा, जल्दी गुस्से में आ जाना, ये समाप्त होने लगेगी। हम धैर्यचित्त हो जाएंगे, हम शांत स्वभाव के हो जाएंगे। हिंसक भावनाओं की बातें भी ऐसी हैं। हमारे यहाँ आने वाले ऐसे कई युवकों के उदाहरण हैं, कम से कम 100 को तो मैं भी जानता हूँ, जो बहुत हिंसक प्रवृत्ति के थे, जिनको दूसरों को नुकसान करने में ही आनंद आता था, जो दादागिरी करने में ही अपना गर्व महसूस करते थे, बिल्कुल शहर के डॉन बनकर रहते थे और राजयोगी बने तो बिल्कुल जेंटलमैन बने। मैंने एक सुना था भ्राता जी कि डाकू बना राजयोगी, ये भी मैंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा था और सुना था कि शायद डाकू पंचम सिंह जी इस विद्यालय के संपर्क में आए और वो राजयोगी बन गए। बिल्कुल, अब तो वो ऐसे महान व्यक्ति हैं कि उन्हें देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि ये भी कोई डाकू रहे होंगे। आयु बहुत बड़ी हो गई। तो देखिए, राजयोग से क्योंकि हमारी प्योरिटी बढ़ती है, फिर जब हम राजयोग में ये प्रैक्टिस करते हैं, आई एम ए प्योर सोल, तो आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस ब्रेन को जाते हैं। तो ये प्योरिटी जो वायलेंट वाइब्रेशंस ब्रेन में भरे हुए हैं उसको समाप्त कर देती है। तो चाहे वायलेंस के हों चाहे रिवेंजफुल फीलिंग के हों, वो दोनों चीज़ें इससे समाप्त हो जाती हैं। और तीसरा, जब हम अभ्यास करते हैं आई एम ए पावरफुल सोल, तो आत्मा से शक्तियों के वाइब्रेशंस ब्रेन को जाते हैं। और ब्रेन में अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई है, पागलपन जिसे कह रहे, कुछ चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, कोई निगेटिव एनर्जी वहाँ अपना अधिकार जमा चुकी है, जिसको कोई भी जान नहीं पाता, संसार में मेडिकल साइंस भी जान नहीं पाती है, तो इन वाइब्रेशन से वो समाप्त होकर हमारा ब्रेन परफेक्टली काम करने लगता है। तो पागलपन भी खत्म होता है, वायलेंस नेचर भी समाप्त होती है, और क्रोध की जो इमोशनल फीलिंग्स हैं ये भी समाप्त होती है। भ्राता जी, अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ ही आ रहा है। ये जो प्रश्न है अजमेर से एजाज अहमद जी लिख रहे हैं और ये पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है उससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है? बिल्कुल, यही चर्चा तो हम करते आ रहे हैं। देखिए, राजयोग एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य के ब्रेन का बहुत अच्छी तरह विकास होता है। अगर राजयोग करने वाले बिल्कुल जो हमारे राजयोग के नियम हैं, जैसे सवेरे उठकर राजयोग का अभ्यास करना, इवनिंग टाइम में राजयोग का अभ्यास करना, कुछ कर्मों के प्रारंभ करने से पहले राजयोग का अभ्यास करना, अगर नियमित रूप से कुछ समय, लंबा समय कोई राजयोग का अभ्यास करता है, तो सबसे बड़ी चेंज आती है मनुष्य के मस्तिष्क में। उसके ब्रेन में कई तरह की दिव्यताएं जागृत हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो भंडार है, इसमें अनंत ज्ञान भी है और इसमें अनंत शक्तियां भरी हुई हैं। वो दबी रहती हैं, वो डोरमेंट फॉर्म में रहती हैं, लोगों ने उसे कह दिया वो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती हैं, तो वो सब एक्टिव हो जाती हैं। तो ज्ञान का प्रकाश चेहरे से फिर दिखाई देने लगता है। दूसरे को देखकर लगता है ये कोई बहुत ही अच्छा विद्वान व्यक्ति है, ये कोई बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हमारे यहाँ आने वाले तो मामूली पढ़े हुए लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनका पूरा ज्ञान जो है इमर्ज हो गया है। व्यक्तित्व भी संपूर्ण रूप से विकसित हो गया। व्यक्तित्व विकसित हो गया। दूसरा, एक हंसी की बात मुझे याद आ गई। एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया तो मेरे से जब मिला तो कहा, मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है यहाँ आकर। मैंने कहा क्या? कि आपके पास सभी लोग पैसे वाले आते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, हमारे यहाँ तो सब बेचारे साधारण परिवारों से, कोई गरीब परिवार से भी आया है। तो कहा नहीं, सबके कपड़े, चमकते हुए कपड़े, चेहरे देखकर मुझे लगा ये सब धनवान हैं। मैंने 2-4 वहाँ खड़े थे, उन्हें बुलाया, उनका परिचय कराया। कोई किसान घर से आया था, किसी का फादर किसी ऑफिस में नौकरी करता है, किसी को छोटी मोटी दुकान है। मैंने परिचय कराया, फिर मैंने उन्हें बताया इनके चेहरे पर ये चमक क्यों है, क्योंकि ये 2 बार तो स्नान करते हैं रोज, कपड़ों में बदबू नहीं रहती, रोज तो ये अपने कपड़े बदलते हैं। सफाई, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये भी सिद्धांत है,
क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो क्लीनलीनेस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। स्वच्छ, उनके जूते भी चप्पल भी होंगे तो साफ सुथरे, उनके कपड़ों में बदबू नहीं होगी, वो नहाएंगे भी 2 बार। दूसरे, उनका मन बहुत खुश है क्योंकि उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं, उन्होंने अपने मन विकारों को जीतने का एक अभियान प्रारंभ किया हुआ है। तो बहुतों के बहुत सारे मनोविकार उनसे विदाई ले चुके हैं, तो उनके चेहरों पे चमक दिखती है। पर मैंने फिर कहा, तुमने ठीक कहा, ये सबसे बड़े साहूकार हैं क्योंकि इनके पास अविनाशी खजाना है जो इनके व्यक्तित्व को निखार रहा है। वैसे धन वाले लोगों के तो चेहरे लटकते रहते हैं, टेंशन, डर, अनेक चीजें उन्हें सताए रहती हैं, नींद नहीं आती तो गोली खाकर सोते हैं। और ये आए तो साधारण परिवारों से हैं, पर मैं सच कहूँगा दे आर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। मैंने कहा इनके चेहरे इनके व्यक्तित्व की छाप छोड़ रहे हैं। तो ये राजयोग का ही तो प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। एक साहूकार से जो बहुत धनवान थे भ्राता जी, एक युवक ने पूछा, साहूकार बहुत ही उदास बैठे हुए थे कि क्यों उदास बैठे हुए हैं आप, कि इतना धन संपदा है आपके पास कि आपकी 7 पीढ़ी तक खा सकती है। तो उस साहूकार व्यक्ति ने कहा, इसीलिए तो चिंतित हूँ कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। नहीं, उसको ये पता था कि मेरी जो 7 पीढ़ी होंगी या 8 वो बिल्कुल नालायक होंगे, वो कमाएंगे नहीं, इसलिए मुझे ही कमा के धन इकट्ठा करके चले जाना है। तो राजयोग मनुष्य को एक संतोष देता है ना, वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। इससे सभी के जीवन में बहुत अच्छा सुख आ जाता है। तो भ्राता जी, शायद ये उत्तर भी है, कल शायद हमने एक प्रश्न पे चर्चा की थी, हमारी एक बहन ने पूछा था कि कोई एक ऐसी की पॉइंट बताएं जिससे कि हमारा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो। तो शायद राजयोग एक की पॉइंट है जिससे हमारा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो रहा है। होता क्या है, मेरे पास तो हजारों युवकों के अनुभव हैं, हजार क्या लाख के होंगे, जिनको हमने देखा कि राजयोग का अभ्यास हुआ, उनकी प्योरिटी बढ़ी, उनके व्यसन छूटे, उनके विचारों में महानता आ गई राजयोग के द्वारा। उनका व्यवहार पहले क्रोधी था, घर में बात बात पर वो लड़ाई करते रहते थे, माँ से झगड़ा, कभी भाई बहनों से झगड़ा, उनको भी ईर्ष्या द्वेष रहती थी। अब वो बिल्कुल खुश हो गए, शांत हो गए, सब उनसे खुश, वो सबसे खुश। तो उनके व्यक्तित्व की एक अमिट छाप पूरे परिवार पर, पूरे समाज पर पड़ने लगी। तो ये सत्य है कि राजयोग वो की चीज है, की पॉइंट है, जिसके आधार से हर तरह के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो जाता है। भ्राता जी, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ, ये हैं जबलपुर से आरपी अग्रवाल जी, और ये कहते हैं कि मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और आपका प्रोग्राम समाधान प्रतिदिन देखता हूँ। यह प्रोग्राम न केवल विद्यार्थी और युवाओं के लिए वरन सभी के लिए बहुत शिक्षाप्रद व उपयोगी है। मेरी एक गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्ग के लोगों की समस्याओं को शामिल करें, ताकि ये कार्यक्रम विद्यार्थियों और युवाओं तक सीमित न रहकर समाज के सभी वर्गों का प्रोग्राम बन जाए। और मैं तो देख रहा हूँ कि समाज के सभी वर्ग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, घर में एक माता है, गृहिणी है, उसके जीवन अगर समस्याओं से भरा होगा तो उसका इफेक्ट बच्चों पर आएगा। बिल्कुल। तो उनके युवक भी दबे दबे रहेंगे। माँ सारा दिन गुस्सा करती रहे तो घर में खुशी का माहौल नहीं रहेगा। माँ सारा दिन टेंशन में रहे, बाप को कोई व्यसन लगा हुआ हो, जैसे बहुत केसेज हैं, वो व्यसनों में मस्त हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं देते, केयर ही नहीं करते, तो उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। हमारा लक्ष्य ये है कि घर घर मंदिर बन जाए, ताकि भारत एक चेतन मंदिर बने। इसमें जो ये पत्थरों के मूर्तियां सजाकर हम मंदिर बना रहे हैं, धर्म को एक भावना देने के लिए, इसकी भी जरूरत ना पड़े। हमारा देश, संपूर्ण देश ही एक चेतन मंदिर बन जाए, और उसके लिए घर घर को मंदिर बनाना आवश्यक है। तो हम आने वाले प्रोग्राम्स में हर व्यक्ति की समस्या लेंगे। हमारे अध्यात्म की शक्ति के द्वारा कई रोगों से भी निजात पाई जा सकती है। इसके द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके द्वारा लंबे काल से चले आ रहे कोर्ट केसेज को जल्दी ही निपटाया जा सकता है। इसके द्वारा घरों में जो भिन्न भिन्न समस्याएं पैदा हो रही हैं, आज पति पत्नी के बीच डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, या बच्चे माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, या और किसी तरह का टेंशन रिलेशनशिप्स में चल रहा है, उसका सबका समाधान
आध्यात्म के द्वारा होता है। सभी के प्रश्न आए हैं और उनको हम निश्चित रूप से अग्रवाल जी ने जैसा कहा है अपने आगे के एपिसोड्स में रखेंगे ताकि सभी के लिए समाधान प्राप्त हो। और ये प्रोग्राम ही समाधान है तो केवल विद्यार्थी और युवाओं की समस्या नहीं है, लेकिन जितने भी समाज के वर्ग हैं उन सभी की समस्याओं का हम हमेशा स्वागत ही करते हैं और उन्हें हम शामिल भी करेंगे। बिल्कुल, हमारा तो लक्ष्य ये हर मनुष्य का जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाए। मेरे पास तो बहुत सारी समस्याएं लोगों की एकाग्रता नष्ट होने की आती हैं। इसमें छोटों की नहीं, बड़ों की भी, कि बड़े लोग अपने बिजनेस में एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, सर्विस करने वाले अपने अकाउंट में एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, माताएं गृहिणी जो हैं घर के छोटे छोटे कामों में एकाग्र नहीं, काम कुछ कर रही हैं सोच कुछ और रही हैं। तो ये सब जो समस्याएं आज विकराल रूप लेती जा रही हैं, जिससे मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होते हुए भी अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहा। उसके पास धन भी बहुत है, उसके पास डिग्रियां बहुत हैं, उसका परिवार भी कहीं कहीं अच्छा रहता है, लेकिन जैसे मनुष्य कुछ खोया खोया सा है, उसे लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। तो सभी का जीवन बिल्कुल समस्याओं से मुक्त हो। तो मेरा तो युवकों के प्रति ये संदेश है कि सभी अपने व्यक्तित्व में एक अलौकिक आकर्षण भरें, अपने चेहरों को ऐसा बनाएं जो खुशी से सदा झलकते रहें, अपने मन में आत्मसंतोष की भावना बढ़ाएं, प्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं ताकि शारीरिक व्यक्तित्व भी प्योरिटी की दिव्यता से चमक उठे। तो मेरी तो ऐसी भावना है कि हमारे देश के करोड़ों युवक एक अलौकिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी बन जाएं, जिन्हें देखकर सारा संसार आकर्षित हो कि अगर सच्चे युवक तुम्हें देखने हो तो भारत में जाकर देखो, जिनका मन सेवा भाव से भरा हुआ है, जिनका जीवन निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण है, जिनके चेहरों पर अलौकिक चमक है। बस यही मेरा सबको संदेश है कि सभी युवक ऐसे महान बने और अपने महान जीवन से, अपने महान व्यक्तित्व से इस भारत को पुनः महान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया हमारे युवाओं को। निश्चित रूप से वो अपने व्यक्तित्व को ऐसे ही गरिमामय और महान बनाएंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए थे तो उनके परिधान को देखकर अंग्रेज हंस रहे थे। विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण टेलर करता है, लेकिन हमारे यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होता है आध्यात्म से, मूल्यों से, गुणों से। और यही वास्तव में सचमुच श्रेष्ठ बात है। हम अपने जीवन में मूल्यों को, आध्यात्म को धारण करते चलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हम सारे संसार को कुछ देने के लायक बन जाते हैं। निश्चित रूप से इन एपिसोड्स में आपने बहुत कुछ सीखा है। केवल सीखकर उन्हें अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन से दूसरों को भी सिखा सकें। अगले एपिसोड्स में जैसे हमारी बात हुई, भ्राता जी ने कहा कि हम न केवल विद्यार्थी और युवाओं की बात करें, लेकिन समाज के अन्य वर्गों की जो समस्याएं हैं उन सबको भी हम अपने आने वाले एपिसोड्स में शामिल करेंगे, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे ईमेल्स प्राप्त हो रहे हैं जिनमें आपके प्रश्न हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान लेकर हम आगे जरूर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से